पिछली वीडियो में हमने शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात की थी। आज जो हम पहले बात करेंगे वो करेंगे पीई के बारे में। इसको हम फुल फॉर्म बोलते हैं प्राइस टू अर्निंग रेशियो। तो जैसे हम टाटा पावर की यहाँ पर बात कर रहे हैं प्राइस टू अर्निंग रेशियो में, तो यहाँ पे इसका 21 के आसपास है। तो पहले देख लेते हैं कि पीई निकलता कैसे है। पीई अपने आप में तो प्राइस प्राइस क्या है आज के दिन, स्टॉक प्राइस ये वाला जो है कि आज के दिन 218 रुपीज़ है पर शेयर। दूसरा हो गया अर्निंग्स। तो अर्निंग्स हम देख सकते हैं कि ईयरली जो लेटेस्ट अर्निंग्स हैं वो कितनी है, 10 रुपीज़ एंड 44 पैसे। तो इसको हम क्या करेंगे, 218 शेयर प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग्स 10.44। सो ये आ गया है 21 के आसपास में। तो ये इस तरीके से पीई निकल जाता है। किसी भी स्टॉक का आप इस तरीके से पीई निकाल सकते हैं। अब पीई का मतलब क्या होता है? पीई का सिंपल मतलब होता है कि इतने रुपए के अंदर 1 रुपया कमा रही है। तो यहाँ पर जैसे 21 का पीई आए टाटा पावर का, तो इसका मतलब है कि 21 रुपए के ऊपर 1 रुपया साल का टाटा पावर कंपनी कमा रही है लेटेस्ट रिजल्ट के अकॉर्डिंग। अगर हम इसके पिछले साल की बात करते हैं तो वहाँ पर कुछ अलग डेटा होगा। उसके पिछले अगर साल की बात करेंगे तो उस वक्त कोई अलग डेटा रहेगा। सो अभी लेटेस्ट अर्निंग के हिसाब से कितना कमा रही है, कमा के दे रही है 21 रुपए के ऊपर 1 रुपया। तो ये हो गया अराउंड 5% के आसपास। तो हम इसको अगर एफडी से कंपेयर करके देखते हैं कि लेटेस्ट अर्निंग के हिसाब से कितना कमा रही है, तो एफडी के कंपैरिजन में आप आज का रेट क्या है एफडी का, 6, 6.5, 7% के आसपास में एफडी का रेट आराम से मिल रहा है। बहुत सारी बैंकें दे रही हैं। तो यहाँ पर 5% के आसपास कंपनी खुद कमा के दे रही है हमें, स्टॉक प्राइस के हिसाब से कमाई कर रही है। तो ये काफ़ी कम हो जाता है। तो यहाँ पर एफडी से भी कम कमाई करके दे रहा है हमें टाटा पावर, स्टॉक प्राइस के अकॉर्डिंग, ना कि बुक वैल्यू के अकॉर्डिंग। जो एसेट्स हैं उनके हिसाब से ज़्यादा कमाई कर रहा है, बट स्टॉक प्राइस के हिसाब से कम कमाई करके दे रहा है। अब पी जो होता है अच्छा होता है बुरा होता है, उसकी अगर बात करते हैं तो ये माना जाता है कि पी जितना ज़्यादा होता है उतना बुरा होता है, और पी जितना कम होता है उतना हमारे लिए स्टॉक को बाय करना सही रहता है। अब यहाँ पर दोनों ही धारणाएं हैं। प्राइस अगर पी बहुत कम है, इसका मतलब कि हमारा जो स्टॉक प्राइस है उसका डबल होने का या फिर उसके बढ़ने का ज़्यादा चांस है, हमें ज़्यादा कमाई करके दे सकता है वो पर्टिकुलर कंपनी या पर्टिकुलर शेयर। अगर यहाँ पर पी बहुत हाई है तो हमें वो कमाई करके देगा, बट बहुत कम कमाई करके देगा। राइट, तो ये पीई का सीधा का सीधा डेफिनेशन है। अब यहाँ पर आप खुद ही मान के चलिए कि यहाँ पर पीई होता है 1। इसका मतलब हर 1 रुपए के ऊपर 1 रुपया कमा रही है कंपनी साल का। तो वो कितना हो गया, 100% का रेवेन्यू। मतलब आपका पैसा जो है एक साल में डबल करके दे रही है कंपनी कमाई के अनुसार ही। अब यहाँ पर अगर पीई जो है 50 है, तो 50 रुपए के ऊपर 1 रुपया कमा रही है, तो यहाँ पर जो परसेंटेज निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, 2%। सो 2% तो बहुत ही कम है। कभी कभी कंपनियों के तो जो पी होते हैं वो 200 का पी है। सो मतलब 200 रुपए के ऊपर 1 रुपया कमा रही है साल का, तो वहाँ पर 0.5% की कमाई, जो कि अगेन बहुत ही कम है। तो ये थोड़ा सा हम पी को देख के सीधा का सीधा नज़ारा हम मतलब एक आइडिया लगा सकते हैं कि पी हमें एफडी के कंपेरिजन में, अलग जो इन्वेस्टमेंट्स हैं दूसरे इन्वेस्टमेंट्स हैं उनके कंपेरिजन में कितना कमाई करके दे रहा है। अब पी जो होता है वो किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, प्राइस के ऊपर, और दूसरा डिपेंड करता है अर्निंग्स के ऊपर। सो प्राइस जो होता है ये थोड़ा सा, मतलब हम इसको अगर दूसरे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है। सो अगर मान लीजिए कोई कंपनी है जो कि आज ही पैदा हुई है या फिर आज ही हमने बनाई है, उस खड़ा किया उसको, अगर एक साल बाद में उसकी कमाई को अगर हम देखते हैं तो उसका जो पी निकल के आता है, मान के चलिए कि उसका 1 का पी निकल के आता है, क्योंकि कंपनी छोटी है। उसने और दुकानें खरीदी और चीज़ें खरीदी और अपना बिज़नेस को बढ़ाया। 5 साल बाद में अगर उसको देखेंगे तो उसका जो पीई होगा वो 1 के मुकाबले 5 हो जाएगा। बट वहाँ पर हुआ क्या कि जो उसने दुकानें जो खरीदी थी, एसेट्स जो खरीदे थे, उनकी वैल्यू बढ़ गई, बट उसके बिज़नेस भी है, टाइम के साथ बढ़ता रहा। बट हुआ क्या कि उसका बिज़नेस का जो वैल्यू था, उसके जो एसेट्स की जो वैल्यू थी, उसकी जो ब्रांड की जो वैल्यू थी, वो ज़्यादा स्पीड से ऊपर गई इन कंपैरिजन टू द अर्निंग्स। अर्निंग्स भी बढ़ी हैं, बट उस ग्रोथ से नहीं बढ़ी जिस ग्रोथ से एसेट्स बढ़े हैं। क्योंकि एसेट्स तो अपने आप में बढ़ रहे हैं अपने आप, और अर्निंग्स भी जो बढ़ रही है, जो आ रही है, वो भी एसेट्स के अंदर ही जाके जुड़ रही है। तो वो जो कंपनी की जो वैल्यू होगी, जो प्राइस होगी, वो डबल स्पीड से बढ़ेगी। तो पी ऑटोमेटिकली जैसे जैसे कंपनी पुरानी होती जाएगी उसका पी जो होगा ऑटोमेटिक हाई होता चला जाएगा। बट अगर नई कंपनी है और उसका पी बहुत हाई है, तो वहाँ हमें थोड़े से आईब्रोज, मतलब हमारे कान खड़े होने हो जाने चाहिए। और अगर पी पुरानी कंपनी है और उसका पी बहुत हाई है, तो हमें वहाँ पे ज़्यादा टेंशन की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि उसके पास में एसेट वैल्यू अब तक बहुत ज़्यादा इकट्ठी कर चुकी है वो कंपनी। सो ये पूरा पी का खेल है, और इसी के अकॉर्डिंग जब हम फंडामेंटल रिसर्च जब करते हैं किसी भी कंपनी के बारे में, सो डायरेक्ट पी को देख के हम लोग मतलब ये डिसीजन नहीं बना सकते कि ये कंपनी खराब है, इसमें इन्वेस्टमेंट करना सही नहीं है। अगर हमें टेक्निकल पैरामीटर, मान लीजिए हमें 2 महीने के लिए किसी स्टॉक को अच्छी अपॉर्चुनिटी, हमें टेक्निकल चार्ट्स को देख करके अपॉर्चुनिटी देखने को मिली, जैसे यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि 203 के आसपास में टाटा पावर में अच्छी खासी बाइंग आई थी, तो हम पीई को देख के हम बैकआउट नहीं करेंगे। हम दूसरे फंडामेंटल पैटर्न्स को देख के कि हाँ, पुरानी कंपनी है, प्राइस है वो बहुत हाई हो गया है, अर्निंग्स अभी नॉर्मल कोर्स तरीके से कंपनी का चल रहा है, तो हम इसके अंदर डेफिनेटली ले सकते हैं, अपनी पोजीशन बना सकते हैं।
बट यहाँ पर एक चीज़ें और, हमें बहुत सारी चीज़ें, तो मैं थोड़ी-सी एक चीज़ और डिस्कस करूँगा कि जो पी होता है कई बार लो होता है या बहुत ही ज़्यादा लो होता है या फिर बहुत ही ज़्यादा हाई भी होता है। उस केस में भी हमें एक चीज़ कंपेरेली मतलब कंपल्सरीली देख लेनी है कि कंपनी अर्निंग्स किस हिसाब से कर रही है, कहीं डिक्रीजिंग ऑर्डर में सेल तो नहीं जा रहा है। जैसे टाटा पावर की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेल जा रहा है, क्वार्टरली भी और ईयरली भी। सो अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में सेल जाएगा तो ऑटोमेटिकली थोड़े टाइम बाद में फिक्स्ड कॉस्ट ज़्यादा हो जाएँगी और अर्निंग्स कम हो जाएँगी, तो ऑटोमेटिकली जो प्राइस है, जो कि कंपनी के जो एसेट्स हैं, वो ऑटोमेटिकली डिप्लीट होना स्टार्ट हो जाएँगे, क्योंकि कंपनी की जो फिक्स्ड कॉस्ट होंगी वो तो चल टाइम के साथ में इनकर होती ही रहेंगी, वो तो उनका पैसा तो लगता ही रहेगा। तो हमें अर्निंग्स डेफ़िनिटली देखनी है। पीई मायने रखता है, बट पीई को हमें कंपेयर करके देखना है किसके साथ में? एसेट्स जो कंपनी के पास में है, क्या आज के दिन उनकी वैल्यू इतनी है कि जितना जिस हिसाब से प्राइस कंपनी का चल रहा है। सो अगर कंपनी की, जैसे आज के दिन हम टाटा पावर की बात करते हैं, तो प्राइस के अकॉर्डिंग 70,000 करोड़ की कंपनी ये मान के चल रहे हैं। सो हम टाटा पावर की यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो टाटा के अंदर में खुद की ब्रांड वैल्यू है। कंपनी के पास में काफ़ी सारे एसेट्स हैं, कितने ही हाइड्रो प्लांट्स और कोल प्लांट्स, और अभी जो शिफ्ट हो कर रहा है टाटा पावर जो है, बहुत सारे ये मतलब रिन्यूएबल रिसोर्सेज से टाटा एनर्जी क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक चार्जिंग स्टेशंस लगा रहा है कम गाड़ियों के लिए। सो बहुत सारा इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो आज के दिन अगर मान के चलते हैं, तो टाटा का जो वैल्यू है वो 70,000 करोड़ को बिल्कुल वेरीफाई करता है, वैलिडेट करता है। तो ये कॉस्टली कंपनी नहीं है, जो ये प्राइस है कॉस्टली नहीं है, ये पीई जो है कॉस्टली नहीं है, बट हमें कमाई करके इतनी नहीं देगा जितना कि लो पीई का जो स्टॉक है वो करके दे सकता है, हाई पोटेंशियल वाला स्टॉक। अपन जो अगला टॉपिक है अपना, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो, जिसको हम बोलते हैं पीबी रेशियो भी बोलते हैं। सो प्राइस अपने आप में, जैसे स्टॉक पर जो आज के दिन जो स्टॉक का प्राइस चल रहा है वो चल रहा है। अगेन जो सेकंड है बुक वैल्यू। सो बुक वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं? बुक वैल्यू पर शेयर। तो उसके मार्केट के अंदर दो फॉर्मूले चलते हैं, बट जो जो स्टॉक मार्केट के अंदर जो कंपनियां यूज़ करती हैं, उस फॉर्मूले की अगर हम बात करते हैं, तो जिस प्राइस के ऊपर कंपनी का जो स्टॉक है वो खरीदा, मतलब जो कंपनी के जो एसेट्स हैं उनको खरीदा गया था, जैसे ये रिजर्व्स हैं, जो ये रिजर्व्स की वैल्यू होगी, अगर शॉर्ट में हम बात करते हैं, तो जो रिजर्व्स की जो वैल्यू होगी आज के दिन, जैसे यहाँ पे 28,000 करोड़ प्लस 320, सो ये किसका पैसा है? ये शेयर होल्डर्स का पैसा है। सो शेयर होल्डर्स का पैसा जो होगा, इसको किससे डिवाइड कर देंगे? टोटल नंबर ऑफ शेयर से हम डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास में बुक वैल्यू पर शेयर आ जाएगा। सो यहाँ पर क्योंकि बोरोइंग्स है, ये शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, तो ये कंपनी का पैसा नहीं है, ये किसका पैसा है? बैंकों का पैसा है। अदर लाइबिलिटीज़ में जैसे नॉन कंट्रोलिंग एसेट्स या फिर जो कि उधारी हमारे ऊपर बाकी है, तो ये भी अपना पैसा नहीं है। तो ये किसका पैसा है? ये किसी और का है अगेन। तो हम यहाँ पे किस चीज़ को, बुक वैल्यू को कंसीडर करते हैं? बुक वैल्यू के अंदर में जो कंपनी का खुद का पैसा है, वो कौन-सा होता है? रिज़र्व्स। रिज़र्व्स क्या होता है? जो कि शेयर होल्डर्स ने या तो लगाया है या फिर कंपनी ने खुद इकट्ठा किया है कमाई कर कर के। तो यहाँ पर जैसे 320 प्लस 28,400, देखिए और लगभग हो जाएगा 28,800 के आसपास में। सो अगर हम 28,800 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कर देते हैं, जो कि टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितना है टाटा पावर का? 319 डिवाइड बाय 319, तो हमारे पास में कितना आ जाएगा? 90 का बुक वैल्यू आ जाएगा। सो इस तरीके से हम प्राइस टू बुक वैल्यू निकालते हैं, पीबी रेशियो हम निकालते हैं। अब यहाँ पर थोड़ी सी धारणा है, इसको बुक वैल्यू को थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा, कि ताकि हम थोड़ा सा डीप में जा पाएँ इसके। उससे पहले हम धारणा को सुन लेते हैं, कि धारणा क्या है कि पीबी रेशियो जितना कम होता है उतना अच्छा है इन्वेस्टमेंट, और पीबी रेशियो जितना बड़ा है, ज़्यादा जितना मतलब बड़ा यहाँ पे नंबर है, तो उतना ही खराब इन्वेस्टमेंट माना जाता है। इसका ये सीधा रीज़न ये होता है कि कंपनी की जो ग्राउंड वैल्यू है, उसके अगर जितना पीबी रेशियो जितना ज़्यादा होगा, इसका मतलब स्टॉक प्राइस जो है ग्राउंड वैल्यू के उतना ही ज़्यादा ऊपर चल रहा है, मतलब हवा में उड़ रहा है स्टॉक। अगर क्योंकि किसी दिन अगर हवा नहीं चलेगी तो वो नीचे आके गिरेगा और फटेगा बम। ये सब मानना है, लोगों का मानना है कि तो पीबी रेशियो के आसपास में स्टॉक हो तो ज़्यादा बेटर रहता है। तो दूसरी धारणा ये भी काम करती है कि पीबी रेशियो जितना कम है, तो अगर अगर बुक वैल्यू मतलब ग्राउंड के ऊपर जो कंपनी की वैल्यू है वो ज़्यादा है, तभी तो ये पॉइंटों के अंदर है। मतलब मान के चलिए पीबी रेशियो जो है 0.05 है, सॉरी 0.5 है। तो 0.5 का मतलब हो गया कि ये 90 है, तो यहाँ पर करंट प्राइस 45 होगा, तभी तो पीबी रेशियो 0.5 होगा, राइट? सो उस कंडीशन में लोग ये मान के चलते हैं कि जो कंपनी का स्टॉक है, जो प्राइस है, वो अपने ग्राउंड वैल्यू के ऊपर तो जाएगा ही। जो कंपनी की एग्जिस्टेंस, जो एसेट्स हैं आज के दिन, उनकी वैल्यू के आसपास तो कंपनी का स्टॉक जाएगा ही। सो वो इसको अंडर वैल्यूड स्टॉक्स की कैटेगरी में मानते हैं। सो बहुत सारे लोग इस चीज़ को अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड पीबी रेशियो के बेसिस के ऊपर कंपनी को घोषित कर देते हैं। बट यहाँ पर थोड़ा सा कैच है। यहाँ पर क्या कैच है, उस चीज़ को हमको समझना पड़ेगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जो बुक वैल्यू है उसका कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। बुक वैल्यू का कॉन्सेप्ट अपने जो स्टॉक मार्केट में कैलकुलेशन है उसके हिसाब से क्या चलता है, कि जो एसेट्स, ये जो वैल्यू है, ये कब की कमाई है? 2014 की कमाई है, ये 2015 की कमाई है। 2015 में कितना कमाया कंपनी ने? जो यहाँ पर कंपनी ने 2015 में कमाया हुआ है 470 57 करोड़।
सो यहाँ पर कंपनी ने 457 करोड़ 2015 में कमाए हैं और एक्स्ट्रा इनकम भी कमाई है जो कि एसेट्स को सेल करके कमाई, तो वो यहाँ पर पूरी इंक्लूड कर दी गई है। और साथ में जो शेयर होल्डर्स हैं उन्होंने भी पैसा और डाला है जो कि राइट इशू कंपनी ने करवाया था, जिसकी वजह से यहाँ पर अच्छा खासा नया बूस्ट आया है। तो 450 यहाँ पे करोड़ 57 करोड़ की कमाई हुई और बाद में शेयर होल्डर से और पैसा उठाया गया, तो यहाँ पे टोटल जो है 900 करोड़ के आसपास में ऐड हो गए यहाँ पे रिजर्व्स के अंदर में। अब इन पैसों से क्या होगा, वो एसेट्स खरीदे जाएंगे, फिक्स्ड एसेट्स, और जो कि फिक्स्ड एसेट जो कि एप्रिशिएटिंग नेचर के भी होंगे और डेप्रिशिएटिंग नेचर के भी होंगे। इससे क्या मतलब है, एप्रिशिएटिंग नेचर का मतलब हो गया, फिक्स्ड एसेट में अगर आप लैंड की बात करते हो तो इसका भाव टाइम के साथ में बढ़ता है, बट प्लांट एंड मशीनरी की अगर आप बात करते हो तो इसका जो वैल्यू है टाइम के साथ में घटता है, क्योंकि मशीन घिसती जाएगी, पार्ट्स घिसते जाएंगे, पुरानी होती जाएगी, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 2 लाख की मशीन के 20,000 रुपये बचेंगे 10 साल बाद में या 20 साल बाद में। इस तरीके से इसकी वैल्यू कम होती जाएगी, इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। सो ओवरऑल हमें क्या करना पड़ता है, तो बट क्वेश्चन ये है कि जो भी वैल्यू यहाँ पर कंपनी ने खरीदे हैं एसेट्स, वो ही वैल्यू आज 10 साल बाद में वही वैल्यू कंपनी मान के चलती है। मान लीजिए 2015 के अंदर कंपनी ने लैंड खरीदा 40-50 करोड़ रुपए का, तो बुक ऑफ अकाउंट्स के अंदर जब बुक वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं शेयर का बुक वैल्यू, तो हम 2015 में जो 50 करोड़ का खरीदा था आज भी उसका 50 करोड़ ही भाव मान के चलते हैं। क्या ये फेयर है किसी भी एंगल से? तो हमें ये देखना पड़ता है जब भी हम बुक वैल्यू कैलकुलेट करते हैं कि इसके अंदर एप्रिशिएटिंग एसेट्स की एक्चुअल वैल्यू क्या है। तो कंपनी के जो एग्जिस्टिंग एसेट्स हैं, चाहे वो लैंड है, बिल्डिंग है, मशीनरी है, प्लांट है, जो कुछ भी है कंपनी के पास में, उनकी आज कितनी एग्जिस्टिंग वैल्यू क्या है, हमें एक एस्टिमेशन बनाना पड़ता है। एस्टिमेशन के हिसाब से हमें डिसाइड करना पड़ता है कि कंपनी का जो एक्चुअल जो वैल्यू है ग्राउंड के ऊपर वो कितना है, क्या उस वैल्यू के अकॉर्डिंग क्या स्टॉक जो प्राइस 218 यहाँ पर है, क्या ये जस्टिफाइड है या फिर ये कम है या फिर ऊपर है, क्योंकि ये तो डिपेंड करता है किसके ऊपर, किस भाव में हमने एसेट्स खरीदे हैं, चाहे 10 साल पहले खरीदे हैं तो वो जिस भाव में खरीदे उसी भाव को हम आज मान के चलते हैं। तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है। सो अब जैसे टाटा पावर है तो इसका एसेट्स बहुत पुराने हैं, बहुत सारे पुराने हैं, और कब कब के एसेट्स खरीदे हुए हैं, तो इसका जो एक्चुअली जो ग्राउंड जो बुक वैल्यू होना चाहिए, जो फेयर वैल्यू होना चाहिए एसेट्स का, वो तकरीबन होना चाहिए बुक अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो 300 के आसपास में। सो अगर 300 के आसपास में बुक वैल्यू होना चाहिए, तो ये आज के दिन एसेट क्या, ये जो स्टॉक है क्या है, अंडर वैल्यूड है कि ओवर वैल्यूड है? ऑफ कोर्स अंडर वैल्यूड है। तो हम इसके अंदर खरीदारी कर सकते हैं, ऑफ कोर्स हम खरीदारी कर सकते हैं। अब सेकंड ये प्रॉब्लम पॉइंट आता है कि जो बुक वैल्यू है, कई बार फेयर वैल्यू हम निकाल के देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा आती है, राइट? तो हर हमें पता चल गया कि अंडर वैल्यूड स्टॉक है, बट क्या हमें इसी बेसिस के ऊपर कूद के छलांग मार के उसको कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर देना चाहिए? ऑफ कोर्स नहीं। क्यों? क्योंकि कंपनी की जो बुक वैल्यू है, जो जो फेयर वैल्यू है, उसको वैल्यू को डाउन आने में टाइम नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि हमें दूसरी चीज़ देखनी पड़ती है कि कंपनी कमाई कर रही है कि नहीं कर रही है। एटलीस्ट थोड़ी बहुत ही कर रही हो, बट कर रही हो, पॉजिटिव में कर रही हो। क्योंकि कंपनी के फिक्स्ड कॉस्ट्स होते हैं, उनको कवर करने के लिए कंपनी को कमाई करना बहुत ज़रूरी है। अगर वो नेगेटिव में कमाई कर रही है, इसका मतलब फिक्स्ड कॉस्ट ज़्यादा है, एसेट्स की वैल्यू कम होते हुए टाइम नहीं लगेगा। सो फाइनली पीई और पीबी रेशियो दोनों की अगर हम बात करते हैं तो हमें पहले जो है जो ग्राउंड जो कंपनी के जो एसेट्स की आज के दिन जो वैल्यू है, फेयर वैल्यू है, उसके हिसाब से अंदाज़ा एस्टिमेशन लगाना पड़ता है, और एस्टिमेशन के हिसाब से फिर करंट प्राइस को देखना पड़ता है कि करंट प्राइस नीचे चल रहा है कि ऊपर चल रहा है। अगर नीचे चल रहा है एस्टिमेटेड करंट प्राइस के अकॉर्डिंग, तो फिर वो एक ल्यूक्रेटिव अपने सामने मतलब एक कंपनी खड़ी है जिसके अंदर हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट सिर्फ इसी के बेसिस के ऊपर नहीं, हमें ये भी चेक करना है कि कंपनी रेगुलरली कमाई कर रही है, लोन फालतू का है नहीं, और कंपनी जो है उधारी के अंदर माल नहीं बेच रही है, क्योंकि अगर उधारी में माल बेच रही है इसका मतलब कल को कंपनी कुछ ना कुछ गड़बड़ कर सकती है। और अगर कंपनी का जो प्रॉफिट्स जो नेगेटिव में है, अगर कंपनी नेगेटिव में कमाई कर रही है, तो कल को जो कंपनी के एसेट्स होंगे उनको बिकते हुए टाइम नहीं लगेगा। और लास्ट में कंपनी जो है लोन ज़्यादा नहीं ले रही है, इसका मतलब ये होगा कि कंपनी जो है अननेसेसरी लोन्स नहीं ले रही है। अननेसेसरी लोन्स का मतलब कि कंपनी जितनी कमाई कर रही है उस हिसाब से, अगर फिक्स्ड कमाई करती है कंपनी तो ज़्यादा लोन ले सकती है एक लिमिट तक, मगर अगर कंपनी अगर ऐसे बिजनेस में जहाँ पर उतार चढ़ाव ज़्यादा है तो ज़्यादा लोन काम का नहीं है। कंपनी के पास में इतना कैश होना चाहिए कि उस लोन को चुका सके किसी भी वक्त। और कंपनी लोन लेना कोई बुरी बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बस लोन को चुका पाएगी कि नहीं वो हमें बैलेंस शीट से थोड़ा-सा देख के पता करना है, और किस लिए कंपनी लोन ले रही है बस इतना पता करना है। सो यही 2 चीज़ें हैं पी और पीबी के बारे में, जो कि हमें देखनी पड़ती हैं। बाकी आप अगर थोड़ा-सा प्रैक्टिस करेंगे, 5-10 कंपनियों के बारे में थोड़ा-सा रीड करेंगे पी और पीबी रेशियो के हिसाब से, सो यू विल गेट टू नो इट। सो फाइनली सी यू टुमारो, जिसके अंदर हम लोग आरओसी एंड आरओई के बारे में बात करेंगे। सी यू।